औरत क्या है? वेद पुराणों में कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कुरान करीम कहता है, ए ईमान वालों, ये बात तुम्हारे लिए कतन जायज नहीं कि तुम औरतों को मीरास में ले लो। औरत तुम्हारे लिए जीनत है और तुम उसके लिए जीनत हो। बाइबल में लिखा है, औरत की महानता आसमान की ऊंचाइयों से भी ऊंची है। भगवान बुद्ध ने कहा है, स्त्री भी धर्म और कर्म की उतनी ही बड़ी अधिकारिणी है जितना पुरुष। महाकवि कालिदास लिखते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। सचमुच नारी महान है। नारी दया, ममता और वात्सल्य की मूर्ति है। लेकिन दूसरी तरफ उसी औरत को कहीं अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अंगारों पर चलना पड़ा है, तो कहीं उसकी इज्जत दांव पर लगाई गई है, कहीं जालिम रस्मों के हाथों सती बनकर वो जिंदा चिता पर जली है, तो कहीं बाल विधवा के रूप में वो जिंदगी भर सिसकती रही है। कहीं बाजारे हुस्न में सजी वो हर रात सुहागन और हर सू बेवा होकर अपने वजूद का तमाशा देख रही है। क्या महानता की मूरत औरत की दुर्दशा इसी तरह होती रहेगी? कब तक ये अपनी लाश को कफन पहनते अपनी जिंदा आंखों से देखती रहेगी? जो इस वक्त अदालत के कटघरे में खड़ी है, औरत नहीं, एक खौफनाक डायन है। ये औरत जात के नाम पर एक बदनुमा दाग है। नारी समाज के लिए कलंक, बदकार, फरेबी, बदचलन और खूनी। नहीं नहीं नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। वकील साहब, ये गंदे घिनौने लफ्ज जो आपके मुंह से निकल रहे हैं, ये मेरी पहचान नहीं, उन मर्दों की पहचान है जो जुबान से तो औरत को देवी कहते हैं, मगर जिन्होंने हमेशा उसे अपनी वासना की दासी बनाकर रखा है, उसकी इज्जत से खिलवाड़ की है। मर्द के उस अत्याचार पर औरत चुप रहे तो वो ममता, प्यार और बलिदान की देवी है, दया और धर्म की मूर्ति है। लेकिन वो अपनी इज्जत के लिए आवाज उठाए, अपना अधिकार मांगे, तो उसे अपनी पांव की जूती समझने वाला मर्द उसे आवारा और बच्चलन कहकर उसका गला घोंट देना चाहता है, उसकी जुबान बंद कर देता है। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। वकील साहब, मैं उन चेहरों को जरूर बेनकाब करूंगी जिन्होंने ममता, प्यार और बलिदान की देवी को, दया और धर्म की मूर्ति को आपके लफ्जों में एक खौफनाक डायन बना दिया। मिलॉर्ड, मैं एक गरीब स्कूल टीचर की बेटी थी। मेरे भी सुहाने सपने थे। मैंने भी अरमानों के ख्वाब सजाए थे। उन ख्वाबों को छूने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिंसिपल साहब और साथियों, तालीम जिंदगी के अंधेरों में जगमगाता हुआ वो सूरज है जो इंसान को उसकी मंजिल तक रास्ता दिखाने में मदद करता है। अपना तालीमी कैरियर पूरा करके कॉलेज से जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए नेक तमन्नाओं के साथ आप ही में से किसी ने एक खूबसूरत शेर लिखकर भेजा है। क्या खूब कहा है, नहीं है तुमको भटकने का खौफ रास्ते में, तुम्हारे साथ अंधेरे नहीं उजाले हैं। ये शेर हमारे कॉलेज के होनहार और हम सब के महबूब शायर श्री विजय का था, जिनके गीतों की खुशबू से हमारा कॉलेज महका रहता है। मैं उन्हीं को दावत दे रही हूँ कि वो माइक पर आएं और अपना कोई ताजा गीत हमें सुनाएं। श्री विजय। देखा था
और वो ख्वाब याद है मुझको, मैंने कल रात ख्वाब देखा था। और वो ख्वाब याद है मुझको, मैंने कल रात ख्वाब देखा था। नकाब उठाई है, चांदनी रात गुनगुनाई है। मैंने कल रात ख्वाब देखा था। बदन की बहार, मैंने देखे तेरे लबे शीरीं, मेरी बाहों में आ रही थी तू, मेरी किस्मत जगा रही थी तू। मैंने कल रात ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि वस्ल की शब है, हो मैंने देखा कि वस्ल की शब है, पा लिया है तुझे सदा के लिए। एक मुसाफिर को मिल गई मंजिल, जैसे कश्ती को मिल गया साहिल। मैंने कल रात ख्वाब देखा था। कहकर सुना रहा था जिसे, वो मेरे दिल की आरज़ूएं हैं। तुझको पाऊं तो खुद को पाऊंगा, अब यही गीत गुनगुना। मैंने कल रात ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब
याद है मुझको, मैंने कल रात ख्वाब देखा था। लगता है गीत में कमी रह गई। अगर तुम्हारे गुस्से की भी थोड़ी सी तारीफ हो जाती तो मजा आ जाता। ख्वाब का सहारा लेकर जो तुमने अपने दिल की बात कही थी सब लोग समझ गए। सारा कॉलेज घूर घूर कर देख रहा था मेरी तरफ। कितनी बदनामी की बात है। जो नहीं जानते थे उन्हें भी पता चल गया कि तुम्हारा हमारा। क्या हमारा तुम्हारा? जी चाहता है कि बोलना बंद कर दूं तुमसे। अरे मंजूर है, मंजूर है। मेरी वजह से सही, मगर तुम बोलना तो बंद कर दोगी? गीत सुनाते वक्त तक तक बांध कर मेरी तरफ देखने की क्या जरूरत थी? तो क्या प्रिंसिपल साहब की बूढ़ी बेगम की तरफ देखकर गीत सुनाता? हर बात में मजाक और शायरी में भी छुटी तारीफ। मुझे तो तुम्हारे गीतों में भी कभी कभी। मेनका, मेरे गीतों को कभी झूठा मत कहना प्लीज। अगर ये झूठे हैं तो फिर सब कुछ झूठा है। इतना प्यार करता हूं तुमसे कि यकीन दिलाने के लिए मुझे बड़े से बड़ा शब्द भी छोटा लगता। अरे अरे अरे, तुम तो सीरियस हो गए। शायर हो ना? अच्छा बाबा सॉरी। विजय, हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही रहेंगे ना? अरे यार, मैं जन्म जन्म के हिसाब से चल रहा हूँ और तुम हो कि सिर्फ एक छोटी सी जिंदगी की बात कर रही हो। कितनी खुशनसीब हूँ मैं कि तुम जैसा साथी पाऊंगी। मैं तो तुम्हें पा भी चुका हूँ। ओ माँ, अब छोड़ भी। पहले ये बता, इतनी देर कहाँ लगा दी? माँ वो जरा। हाँ, मैं खूब समझती हूँ तेरी जरा को। अच्छा सुन, तेरे पिताजी किसी बाल किशन के लड़के से तेरी शादी की बात चला रहे हैं। इससे पहले कि वहाँ कुछ तय हो जाए, तू विजय से बात क्यों नहीं कर लेती? आज विजय ने खुद ही कहा है माँ। क्या कहा है? यही कि वो जल्द ही आएगा और मेरी बेटी की बारात लेकर। क्या कर रहे हैं निशी? इतनी देर से समझा रही हूँ, समझ में नहीं आता। चलो देखो अभी फिर से। मेनका, क्या बात है वर्षा? गजब हो गया मेनका, रेनू ने जहर खा लिया है। क्या कह रही है तू? और डॉक्टर का कहना है उसका बचना नामुमकिन है। तू ठहर, मैं अभी आई। अरे ये किसका बचना नामुमकिन है बेटी? रेनू का माँ, उसने जहर खा लिया है। हे राम, मगर ये सब कैसे हुआ? आजकल की लड़कियों की किस्मत में यही लिखा है माँ, मांग में सिंदूर सजे और जिंदा जला दी जाए या उन्हें जहर खाने पर मजबूर कर दिया जाए। लड़के वालों को दहेज में ढेर सारी चीजें ही नहीं बल्कि उन्हें लड़की की लाश भी चाहिए। किस सोच में खोई हो? रेनू के बारे में सोच रही थी। कल सारी रात उसका चेहरा आंखों के सामने रहा। मुझे तो डर लगने लगा है। डर? किससे? दहेज के इस खूनी रिवाज से। कहीं ये हमारे बीच दीवार। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं विजय, मैं तुम पर भरोसा न करके जाऊंगी कहाँ? मगर मैं एक गरीब स्कूल टीचर की बेटी हूँ। अगर तुम्हारे डैडी ने दहेज के लिए मुंह खोला तो मेरा गरीब बाप ये कुआं पाट नहीं सकेगा। आओ मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। मैं आज तुम्हारे सारे शक दूर कर दूंगा। सच मानो बद्री, अगर हमारी तुम्हारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाए तो इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? क्यों नहीं? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बैठो ना, विजय बस अभी आता ही होगा। ओहो, क्या बात है, चांद और सूरज साथ साथ। शांति भैया, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी? बहुत दिनों के बाद आ रही है। शरीर कहीं की, तेरी शरारतों के डर से कौन आएगा यहाँ? मेरी शरारतों के डर से? अच्छा हाँ। ये बात है, बताती हूँ तुझे अभी। बैठती यहाँ पे, बदमाश कहीं। रघुनाथ खास तौर से बेटे तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जी मेरा। हाँ। तुम विजय की राय लेकर मुझे खबर कर देना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आओ। चल।
देखो भूलना नहीं। अच्छा भूलूंगा कैसे? अच्छा नमस्ते। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। आओ बेटे आओ। मेनका अब और इंतजार न करा, बस जल्दी से मेरी भाभी बनकर आ जा। मैं तेरी बेसब्री का मतलब सब समझती हूँ। क्या मतलब? यही कि मैं तेरी भाभी बनकर यहाँ आ जाऊँ और तू अपने उनके। चल बाबा यूं ही सही, मगर तू आ तो जा। अच्छा बाबा अच्छा, अब कुछ चाय वाय भी पिलाएगी या? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, अब भी लेकर आती हूँ। ये किसके रिश्ते की बात चल रही थी? तुम तो जानते हो विजय कि मैंने शांति का रिश्ता किस तरह से तय कर ही दिया था, मगर अब इस दहेज की रकम का क्या होगा? घर के हालात जिस तरह बदले हैं बेटे, तुम तो जानते ही हो। बस यही बात मुझे बार बार परेशान कर रही है। बाबूजी, क्या रघुनाथ अंकल आपकी मदद नहीं कर सकते? और फिर जल्दी ही मैं भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। बेटे, वो मेरी मदद के इरादे से ही तो इधर आए थे। वो चाहते हैं कि उनकी लड़की का रिश्ता तुम्हारे साथ में तय हो जाए। वो दहेज में बहुत बड़ी रकम देने को तैयार है। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये शादी नहीं सौदेबाजी होगी बाबूजी। मुझे गलत मत समझो बेटे, मेरी मजबूरी को देखो। शांति अगर मेरी बेटी है तो तुम्हारी बहन भी है। तुम जानते हो कि शांति को ये रिश्ता कितना पसंद है। और मेरे हाथों में तो कुछ भी नहीं है विजय, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाल किशन के यहाँ से फिर संदेशा आया था। अगर हम लोगों ने देर कर दी तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। मैं कहती हूँ एक बार मेनका से पूछ तो लो। नहीं माँ, बाबूजी जहाँ चाहे कर दे। मेनका। हाँ माँ। कितनी समझदार है मेरी बेटी। तो फिर ठीक है, मैं कल ही बाल किशन को संदेशा भिजवा देता हूँ। नमस्ते। जीती रहो बेटी। बैठो बेटी। इम्तिहान खत्म हो गए बेटी? जी हाँ। दीनदयाल जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। अब आप शादी की तारीख भी तय कर लें। हमारी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो आप जैसे ऊंचे विचार वाले घराने में जा रही है। मेनका बेटी, मिठाई ले आ। अब मैं सोचता हूँ कि एमबीए का कोर्स करने के लिए गोपाल को किसी अच्छी जगह भेज दूं। ये तो बड़ी अच्छी बात। एमबीए कर लेने के बाद बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, ऊंची तनख्वाह, कंपनी से रहने के लिए आलीशान मकान, नौकर चाकर, गाड़ी और अक्सर विदेशों के दौरे भी। वो तो सच है, मगर पढ़ाई में खर्चा भी कितना करना पड़ता है। और क्या? हाँ, उस पे तो खर्चा करना ही पड़ेगा। लीजिए बहन जी, मिठाई खाइए। आप भी खाइए ना। गोपाल बेटा, तू भी तो खा। लो जी, इस खुशी के मौके पर तो सभी को खाना चाहिए। दीनदयाल जी, जी, अब गोपाल को अपना ही बेटा समझिए। फिर आप तो खुद टीचर हैं। हम लोग चाहते हैं इसकी आगे की पढ़ाई पर थोड़ा आप भी ध्यान दें। जी, मैं? हाँ, आखिर क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका दामाद एक बड़ा ऑफिसर बने? क्यों नहीं, क्यों नहीं। देखिए बहन जी, हमसे जितना हो सका हमने अपने बेटे को पढ़ा लिखा दिया। अब बाकी की जिम्मेदारी आप पर। वैसे भी हम कोई दहेज तो ले नहीं रहे। जी हाँ, हमसे जो कुछ भी हो सकेगा हम पूरा करेंगे। बस, तो फिर बेटे के बोझ से मैं मुक्त और बेटी के बोझ से आप। विजय। जी बाबूजी। जल्दी चलो बेटे। क्या हो बाबूजी? शांति ने कुछ खा लिया है। शांति? 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 शांति, आगे बोलो शांति, आगे बोलो शांति, आगे बोलो शांति। मैं हूँ। हाँ भैया, ये तुमने क्या किया? बोलो भैया, मैं तुम्हारे और मेनका के बीच में दीवार थी भैया। मैंने वो दीवार गिरा दी है भैया। तुम मेनका को ही मेरी भाभी बनाना भैया। और उसे सुखी रखना भैया। भैया। शांति, शांति, शांति।
बन्नी ससुराल जाकर हमको भूल मत जाना। अरे भूलेगी कैसे, बचपन की साथी है। अरे भूले तो चिज्जा के कान मेटने पड़ेंगे। अरे हट, ये काम तो इसी को करने देना। चलो चलो बारात आ गई। चलो हाँ, चलो चलो, चलो दूल्हे राजा को चलो, देखते हैं। चलो। चलो दीदी 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 दीदी। कितने हैं? 25,000। बस 25,000? गोपाल का एडमिशन स्कूल में नहीं होना, पूरे 1 लाख का खर्च है। मैंने सोचा था कि आधा खर्चा आप उठाएंगे। कितनी अच्छी अच्छी ऑफर्स मैंने छोड़कर आपके यहाँ रिश्ता किया, लेकिन मुझे तो लगता है ये शादी नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं बालकिशन जी? मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सवाल मेरे बेटे के भविष्य का भी है। बाकी लोग पूरा पूरा बोझ उठाने को तैयार थे, लेकिन मैंने सोचा आप शरीफ आदमी हैं, आपके यहाँ रिश्ता ठीक रहेगा। मुझे क्या मालूम था कि टीचर होकर भी आप पढ़ाई के महत्व को नहीं समझेंगे। बड़ी मुश्किल से जमीन गिरवी रख करके रुपए का इंतजाम कर पाया हूँ। अब मेरी इज्जत बचा लीजिए। मैं पूछता हूँ कि आप जमीन गिरवी रखने के चक्कर में पड़े ही क्यों? मुझसे कहा होता, बहुत अच्छे दामों में आपकी जमीन बिकवा देता। अब ये बताइए कि 25,000 दे रहे हैं, जब मैं भारत वापस ले जाऊं? नहीं नहीं, मेरी इज्जत बचा लीजिए, मुझे बदनामी से बचा लीजिए। आप ऐसा कीजिए कि अपनी जमीन बेच। अरे सोच क्या रहे हैं? क्या आप जमीन को बेटी से ज्यादा प्यारी समझते हैं? नहीं नहीं, लेकिन इस वक्त आप वादा कर लीजिए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि आपके बाकी के 25,000 भी मैं दे दूंगा। लेकिन आप अपना वादा 15 दिनों में निभा जरूर देंगे। 15 दिन? जी ठीक है। ठीक, आइए चलें, लगन का समय निकला जा रहा है। चाची, चांद जैसी बहू हाथ लगी है। क्यों नहीं? आंगन में जाने से पहले हमारी गोद भरनी होगी। जरूर भरूंगी बाबा, जरूर भरूंगी। पहले ये तो देखूं कि इस चांद के साथ चांदनी कितनी आई है। चाची नेक दो नेक, ऐसे भाभी को अंदर। अरे बाबा, तुम सबको नेक मिलेगा। चलो चलो, नेक मिलेगा। पहले बहू को तो अंदर ले चलो। हाँ। दहेज की आधी रकम उधार करके चले आए। वही मुझे क्यों नहीं बता दिया? बारात वापस ले आती। पर 15 दिनों की ही तो बात है। अरे रहने भी दो, सठिया गए हो क्या? 15 दिन, 15 महीने गुजर जाएंगे, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। क्या बात कर रही हो तुम? मैंने भी धूप में बाल सफेद नहीं किए, देख लेना। आज की रात तो नशे की रात है यारो। शराब का नशा, शवाब का नशा। शराब का नशा तो हो गया यारो, अब शबाब का नशा। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। जमीन छुड़ाने के बजाय बेच दिया दीनू? हाँ सेठ जी। रिटायर होने के बाद पुरखों की जमीन को हरे भरे खेतों में बदलने के सपनों का क्या होगा दीनू? गरीबों के देखे हुए सपनों का जो आज तक होता आया है वही होगा। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलूं, आज जन्माष्टमी भी तो है। नमस्ते सेठ जी। क्या है? अबे सीधी तरह से पैसे दे रही है कि नहीं? नहीं नहीं, इसे मत छीनो, ये मेरी बेटी की जिंदगी है। अबे देगा कैसे नहीं? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ।
कुछ समझता है मैं बुढ़ा हो गया? ये मेरी बेटी की जिंदगी है, ये मेरी बेटी की जिंदगी है। मेनका नहीं आई? आ रही थी मगर क्या बेटी? बस सब समझ गया।
वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। किस बात का डर था? निशी रो रही थी, लेकिन आंसू मेनका के थे। कितने जुल्म ढाए जा रहे होंगे मेरी बेटी पर। आज मैंने नौकरों की छुट्टी कर दी है। अरे ऐसे दीदे फाड़े मेरी तरफ क्या देख रही है? पता नहीं, जिस घर में बहू खाली हाथ आती है उस घर से नौकरों की छुट्टी कर दी जाती है। महारानी जी का बनाव सिंगार चल रहा है। अरे घर का सारा काम धंधा पड़ा है, काम कौन करेगा? कर तेरा बाप। मेरे बापू का नाम क्यों लेती हो? उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे हराम खोर, ये बोल कि क्या नहीं बिगाड़ा। धोखे से तेरे जैसी निकम्मी लाके हमारे गले मर दी। कहता था 15 दिन में 25,000 रुपए पहुंचा देगा। पहुंचाए रुपए? बेईमान चोर कहीं का। ऐसा मत कहो माँ। कहूंगी, बार बार कहूंगी। देखती हूँ मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। कल मुझे कहेगी माँ निकल गई यहाँ से। माँ जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए माँ जी, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए माँ जी। माँ जी दरवाजा खोलिए। रात गए तू बाहर क्या कर रही है? लाज शर्म कुछ नहीं? माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया है। जरूर कोई हरकत की होगी तूने। खुद ही घर में महाभारत रचाया, घर से बाहर निकली, सारे मोहल्ले वालों को तमाशा दिखाया। अब खत्म से क्या लगाई बिछाई कर रही है? और क्यों रे, तू खड़ा खड़ा क्या रामायण सुन रहा है? चल अंदर। भगवान की मुझे भी ले लीजिए। सुनिए माँ जी, माँ जी। कमला चाची ने तो हद कर दी। भाभी को तो बुखार है। कमला चाची दरवाजा खोलो। ए कमला चाची, क्या बात है? क्यों शोर मचा रखा है? शर्म नहीं आती अपनी घर की लाश बाहर निकालते हुए? जो भी देखेगा थूकेगा तुम पे चाची। अरे मुझ पर थूकने वाले मर गए। थू। अब अपने नसीबों को रोती रहो। चौधरी शंकर दयाल पूरे 1 लाख दे रहे थे दहेज में। लड़की की 1 आंख नहीं थी तो क्या हुआ? दूसरी भी ना होती मैं तो ले आती। अरे हमारी तो तकदीर ही खराब है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू हिम्मत कर। हिम्मत करूं? अरे बहन, हम तो दिन गिन रहे हैं। कब ये नामुराद इस घर से भागे और कब मैं। ये ऐसे भागने वाली नहीं, तेरे लड़के को साथ लेकर भागेगी। तो खुद ही से चलता कर। सुन, चौधरी साहब अभी भी अपनी बेटी देने को तैयार है। मैं कल ही बात करके बताती हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है और कुछ कहना भी। तुम्हारे लिए मेरा जो धर्म है उसे मैं पूरा कर रही हूँ, ये भगवान भी जानता है। मगर मेरे लिए तुम्हारा कुछ तो धर्म होगा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति यानी परमेश्वर, जिसका सबसे पहला धर्म मेरी रक्षा करना है। हर रोज माझी के जहर भरे ताने कब तक सुनूं? कब तक उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखूं? सुबह से शाम तक कपड़े धोना, बर्तन मांजना, डस्टिंग करना, पोछा लगाना, जूते खाना और रात आने पर अपने इस बेजान जिस्म को तुम्हारे हवाले करना। पत्नी सिर्फ औरत का बदन नहीं होता। बताओ, अगर तुम्हारे पिताजी के घर वाले तुम्हारी माझी के साथ इस तरह पेश आते, या पिताजी माझी के साथ वो सुलूक करते जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, तो क्या वो सहन कर सकती थी? मैं
अभी अभी चौधरी से मिलके आ रही हूँ। अच्छा? चौधरी अपनी बेटी देने को तैयार है और 1 लाख की रकम भी। अच्छा? अब जल्दी से छुट्टी कर इस मुर्दार की। मैं अभी आई। अरे बहू, जरा मौसी के लिए 1 कप चाय तो बना दे। अभी लाई माँ जी। माँ जी, ये माँ जी, तूने तो मुझे मार ही डाला था, मगर मैं ऐसे मरने वाली नहीं हूँ। लो और सुनो, अरे मैं भला तुझे मारूंगी? मुझ बेगुनाह पर तोहमत लगाती है। बेगुनाह? और तुम औरत नहीं हो, डायन हो, डायन। मिनका, बकवास बंद कर, नहीं तो। लो और सुनो, इस मुर्दार को तो देखो, पति का मुकाबला करती है। बेईमान, बदचलन, कमीने कहीं की। तूने मुझ पर हाथ उठाया, तूने मुझे मारा। तुम्हारा लड़का खड़ा खड़ा देखता रहे और बहू सास पर हाथ उठाए। क्या इसीलिए तुझे ब्याह कर लाई थी? हे भगवान, कमीनी, पति के सामने सास पे हाथ उठाती है? खबरदार, जो मुझ पर हाथ उठाया, जो हाथ मेरी रक्षा के लिए कभी नहीं उठे, वो आज मुझ पर भी नहीं उठेंगे। लो, आज तोड़ दिए मैंने वो सारे बंधन जो पवित्र अग्नि के सामने तुझसे जोड़े थे। रोको, रोको, अरे कोई रोको इसे, नहीं तो पुलिस को खबर कर देगी ये। घबरा मत, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। जा, तुझ पर और तेरे बेटे पर थूका। रचा ले इसकी शादी कहीं और भर ले अपना घर दहेज से। आज कोई बात नहीं करोगे अपनी रुक्मणी से? आंखें खोलो, आंखें खोलो। इन्हीं आंखों से मुझे दुनिया देखनी है। बापू, बापू, मैं आ गई बापू। अरे मैं कहाँ गई? आंखें खोलो बापू। भगवान, ये तूने क्या किया? एक ही सहारा था, वो भी छीन लिया। इस घर की संतान में एक बेटा भी नहीं दिया, जो इस घर का सहारा तो बनता। हिम्मत से काम लो माँ। हिम्मत तो तेरे बापू के साथ चली गई बेटी। अब मैं अकेली इस घर को कैसे संभालूंगी? मेरी तरफ देखो माँ, मैं संभालूंगी इस घर को। आज से तुम मुझे अपनी बेटी नहीं, बेटा समझो। हम बेसहारा नहीं माँ। मेरे बापू विद्या की दौलत देकर गए हैं। तुम फिक्र बिल्कुल मत करना माँ। मैं कल वर्षा से मिलकर अपनी नौकरी की बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी। निशी, ना रो मेरी बहन, सब्र से काम लो। अभी तो मैं जिंदा हूँ। भगवान ने मेरी किस्मत में जो लिखा हो मुझे मंजूर है, मगर अब इस घर की तकदीर मैं खुद लिखूंगी। हेलो वर्षा। हेलो सुनील। बहुत दिनों बाद आना हुआ, बैठो। इनसे मिलो,
ये मेरी बहुत प्यारी सहेली मेनका है। ओह आई से। नमस्ते। नमस्ते, तशरीफ रखिए। प्लीज टू मीट यू। क्या पियेंगे आप लोग, ठंडा या गर्म? भाई ठंडा गर्म फिर कभी। पहले ये बताओ, तुम मेरी मदद करोगे? क्या बात है, बताओ तो सही। ये बीए पास है, इंटेलिजेंट है। तुम अगर इसे अपनी फर्म में अपॉइंट कर लो तो रियली आई विल बी थैंकफुल टू यू। अम्मा यार, इतनी सी बात के लिए इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया। नो प्रॉब्लम। मेरे सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज? नहीं नहीं मेनका जी, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं। यस, यकीन कीजिए आपका काम हो गया। आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। वर्षा का हुक्म हम तो टाल ही नहीं सके। कल से? जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील, मगर जरा ध्यान रखना ये नई है। प्लीज, तुम जैसे एक्सपर्ट बिजनेसमैन के हाथ सौंपकर मैं निश्चिंत हो गई हूँ। डोंट वरी यार, शुरू में कौन नया नहीं होता है, पुराने तो बाद में होते हैं, है ना? क्यों? अच्छा तो हम चले? एज यू विश। थैंक यू। अच्छा ओके। मेनका तुम्हें बॉस बुलाता है। इसे टाइप कर दो। यस। मे आई कम इन सर? हाँ गुप्ता जी, क्या तय किया आपने? बस 15 लाख और जेवर? क्या कहा? दहेज? छी। गुप्ता जी, आप तो जानते हैं कि मैं एंटी डाउरी कमेटी का प्रेसिडेंट हूं, और जहां दहेज का लेन देन हो ऐसी शादियों में तो मैं शरीक तक नहीं होता। सॉरी। कहिए, कैसा लगा आपको अपना काम? समझने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ दिन में समझ जाऊंगी तो फिर। Oh, डोंट वरी। और हाँ, आज जरा ऑफिस के बाद रुक जाना, कुछ कॉन्फिडेंशियल डिक्टेशन देनी है। ओके सर। May I come in, sir? आओ मेनका, आओ। बैठो। अरे यहाँ नहीं, उस सोफे पर बैठो। मैं पर्सनल वर्क ऑफिस की चेयर पर नहीं करता हूं। आराम से बैठो, ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। मेनका, मैंने तुम्हें डिक्टेशन देने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तुम्हें यह कहने को रोका है कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ। मैं तुम्हें जिंदगी में तरक्की के सारे गुर सिखा दूंगा। मैं नौकरी करने आई हूं मिस्टर सुनील, अपनी इज्जत का सौदा करने नहीं। मेनका, इन ढकोसलों में मत पड़ो, सौदा कर लो। तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। मैं उस धरती की बेटी हूं जहां की नारियां अपनी इज्जत के लिए अपनी जान तक गंवा सकती हैं। तुमने मुझे गलत समझा। तब तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा मेनका कि इस ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। थैंक यू। क्या किया उसने? अपनी दौलत से मेरी इज्जत का सौदा करना चाहता था। तू जानती है, मेरी शादी हो गई थी। हो गई थी नहीं वर्षा, हो गई है। थी और है का ही फर्क मैं तुझे बताना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह इन खोखले आदर्शों के सहारे जी रही थी। मेरी मांग में सिंदूर भरकर और गले में मंगलसूत्र डालकर मेरा पति मुझे अपने घर ले गया। दहेज की मांग भी पूरी कर दी गई थी और देखते ही देखते। बैठो। बड़े फॉर्चुनेट हो,
बड़ी अच्छी पत्नी मिली है, खूबसूरत भी। और ओ सर, मेरे टेंडर के बारे में क्या फैसला किया आपने? कितने का है? सिर्फ 10 लाख। भाई ये आ गई हैं तो समझ लो पास। थैंक यू सर। और हाँ, ऑफिस में जाकर भटनागर से फाइल तैयार करने के लिए कहो। ओके सर। इस तरह मेरे जिस्म पर नए नए दस्तखत होते रहे, मेरे पति के टेंडर पास होते गए, उनका बैंक बैलेंस बढ़ता गया, और फिर मैंने एक दिन तय किया, जब अपना जिस्म बेचकर ही जिंदा रहना है, उसकी क्या जरूरत है। मैंने उसे छोड़ दिया, और मैं खुद। इस तरह हालात से हार मानकर अपने आदर्शों का यूं खून कर दिया तूने, वैश्या बन गई। तू किस दुनिया की बातें कर रही है मेनका? गरीबी और लाचारी का राक्षस सारे के सारे आदर्शों को निगल जाता है, सारी की सारी मर्यादाएं खाक में मिल जाती है। तू अपने लिए ना सही, अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन के लिए तो सोच, जिसके हाथ तुझे को पीले करे। तो मैं फिर वैश्या बन जाऊं? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कौन जानेगा कि तू क्या कर रही है? क्या आज से पहले तुझे ये मालूम था कि मैं कॉल कर लूं? कोई जाने न जाने, तेरी अपनी आत्मा तो जानती है कि तू पाप की जिंदगी गुजार रही है। इज्जत, आबरू, पाप, ये शब्द सिर्फ किताबों के लिए रह गए हैं। हमारी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं। मुझे तो डर है कि जिंदगी की जरूरतें तुझे तो क्या, तेरी बहन को भी इसी मंडी में न ले आए। बेशर्म, तू औरत नहीं, एक कलंक है, एक काली है औरत के नाम पर। Cheers! भतीजे की वापसी मुबारक हो। लीडर, सिर्फ चैंपियन से काम नहीं चलेगा। भतीजा अमेरिका से इंजीनियर बनकर आया है। अरे जो मांगोगे मिलेगा ताऊ। आज मैं बहुत खुश हूँ। इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी नेता? भतीजा नहीं, ब्लैंक चेक आया है। हाय सुनील। आओ आओ वर्षा रानी। कांग्रेचुलेशंस। नो नो नो। ए, वेजिटेरियन मुबारकबाद मैं कबूल नहीं करता। अच्छा। लो, मैं अभी इसे नॉनवेज बना देती हूँ। चलो लीडर, टॉस कर देते हैं। कौन सी चिड़िया के शाख पे घोंसला बनाएगी? उस लड़की मेनका का क्या हुआ जिसकी तुम बड़ी तारीफें किया करती थी? अजी होना क्या था, इस सुनील ने जल्दबाजी में सारा काम खराब कर दिया। ये साला सुनील है ही बहुत जल्दबाज। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। छोड़ दिया। हाँ, वो सुनील अच्छा आदमी नहीं था। अरे उसका बात मत बोलो, वो तुम्हारा फ्रेंड वर्षा भी ना बिल्कुल अच्छा लड़की नहीं था। बाद में पता चला। क्या करता है आजकल? नौकरी तलाश कर रही हूँ। ओह, मेरा एक फर्म में जान पहचान है, कहो तो बात चलाऊं? कहीं वहाँ का बॉस भी ऐसा ना हो। ओह नो मैन, वो तो बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं है। लड़की को छूना तो क्या, वो तो उसकी तरफ देखता तक नहीं है। सर, मैं आपको इसके ही बारे में बोला था। नमस्ते। I see. बैठिए। मैं इनका पेपर्स दिखाओ। सर। Sure. Good. Very good. मुझे रोजी ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। The main thing is this. मैं अपनी फर्म में ऐसी लड़कियों को रखना पसंद करता हूँ जो कैरेक्टर की स्ट्रांग हो, तुम्हारी तरह
थैंक यू सर। द मेन थिंग इज दिस, इससे ऑफिस का प्रेस्टीज भी बढ़ता है और काम में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। वरना आजकल की लड़कियों को देखिए तो फ्लर्टिंग और रोमांस में ही ज्यादा से ज्यादा वक्त गंवा देती हैं। काम क्या करेंगी? खाद। आप ठीक बोला सर। आई नो इट। यस सर। हाँ मिस जूली, आप हमारी नई सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं। आप इनका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप कर दीजिए एंड द मेन थिंग इज दिस, सैलरी 1000। ओके? ओके सर। आप इनके साथ जाइए। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। पहली तनख्वाह मुबारक हो मेनका। थैंक यू। ओह दीदी आ गई। हाँ आज ये इतना ढेर सारा क्या ले आई? ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ निशि? बस यूं ही चोट लग गई। क्या है इसमें? तेरे और माँ के लिए कपड़े लाई हूँ। दीदी ये लो तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। मेरे लिए? अरे इसकी क्या जरूरत थी, अभी तो काम थे। ओ माँ, द मेन थिंग इज दिस, आज मुझे प्रमोशन मिला है। अच्छा तब तो मैं जरूर पहनूंगी ये साड़ी, तुम्हारी तरक्की की खुशी में जरूर पहनूंगी। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ सुनो मेनका, आज मेरा कोई खास अपॉइंटमेंट तो नहीं है ना? सर आज शाम 6 बजे आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। ओह नो। क्या हुआ सर? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। द मेन थिंग इज दिस, मेरे सिर में बहुत दर्द है। लेकिन इस मीटिंग में आपके पार्टनर्स भी आ रहे हैं। कोई भी हैं, मगर इस हालत में मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूंगा। अरे हाँ, ऐसा करो मेनका, देखो ये है मेमोरेंडम की वो फाइल, अपने पास रखो। शाम को घर जाते वक्त मैं घर पे उतर जाऊंगा और ड्राइवर तुम्हें रॉबिन विला पहुंचा देगा। उसके बाद वापसी में वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। ओके? ओके सर। ड्राइवर जी? मेम साहब को रॉबिन विला पहुंचा देना। अच्छा साहब। ओके मेनका? ओके सर। बाय। अंदर चलिए मैम साहब। इस तरफ। सर, मिस्टर रमेश ने मेमोरेंडम की फाइल भेजी है। बड़ा इंतजार कराया मेनका, तुम्हें ताज्जुब हो रहा है ना? लेकिन हमें नहीं। तुम्हारी एक दिन की तनख्वाह मेरे ऑफिस पर कर्ज है और मेरी एक रात तुम पर। आज हिसाब चुकता हो जाएगा। डरने की क्या बात है बुलबुल? अरे हमारी नजर की दाद दो कि हमने तुम्हें पसंद किया। अरे जो खुद भी थक रही हो और हमें भी थका रही हो। अरे जमुना, अरे सुनील। नहीं, छोड़ दो मुझे। वर्षा, क्या यह मेरी दोस्ती का अंजाम है? दोस्ती का नहीं, ये उस तमाचे का अंजाम है जो तूने मेरे मुंह पे मारा था। वर्षा, मेनका। बहुत खूब। अकेली लड़की को पाकर
तुम सब भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ोगे, मैं सब जानता था। देखिए इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। भगवान के लिए मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए प्लीज प्लीज। The main thing is this, तुम बहुत खूबसूरत इसीलिए हमने ये चाल चली। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मान जा छोरी। अरे जमा, रमेश ने बचाव मुझे मार दिया। कमीने। रुक जा, हंटर नीचे फेंक दे। चलाओ गोली, मैं जान दे दूंगी मगर इज्जत नहीं। Well done, Sunil. ड्राइवर, गाड़ी रोको। ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है। क्या हुआ है उसके साथ? इट्स अ केस ऑफ रेप, गैंग रेप इंस्पेक्टर। गैंग रेप? हाँ इंस्पेक्टर। सुनो, मैं इंस्पेक्टर आर.के. सूरी हूं। पेट्रोलिंग से लौटते वक्त मैंने तुम्हें सड़क पर बेहोश पाया और उठाकर यहां ले आया। अभी अभी मेडिकल रिपोर्ट मिली है। तुम्हें कुछ वाकयात याद हैं? मुझे तुम्हारा बयान चाहिए।
मैं कोई बयान देना नहीं चाहती इंस्पेक्टर। कानूनी कार्रवाई के लिए तुम्हारा बयान जरूरी है। तुम पर जुल्म हुआ है, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। आज तक आपका कानून किसी रेप की हुई लड़की के साथ ना इंसाफ कर सका है, ना इंसाफ दिला सका है। आपके कानून को इंसाफ दिलाने के लिए सबूत चाहिए। मेरा बयान तो ले लेंगे, लेकिन सबूत कहाँ से लाएंगे इंस्पेक्टर? ये मेडिकल रिपोर्ट इस बात का सबूत है। और गवाह इंस्पेक्टर? कानून की नजर में इस बयान को साबित करने के लिए गवाह की जरूरत होगी। वो गवाह, चश्मदीद गवाह, कहाँ से लाऊंगी? इसका मतलब है तुम कोई बयान नहीं दोगी? हाँ इंस्पेक्टर, मैं कोई बयान देना नहीं चाहती। आप नहीं जानते, अगर इस बात की खबर मेरी माँ को हो गई तो वो जहर खा लेगी। मेरी एक जवान कुंवारी बहन भी है। अगर लोगों को पता चल गया कि मेरी इज्जत लूट ली गई है तो शायद कोई भी उससे जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। जाने से पहले अपना नाम और पता तो बता दो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस गुमनाम लड़की की कहानी को गुमनाम ही रहने दीजिए। तुमने भी रक्षा नहीं की माँ। कितनी आस्था और विश्वास से तुम्हें पूछती रही हूँ। तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया? बोल, बता, कैसी माँ है तू? को वेश्या बना देगी। छोड़ना। नहीं मिनका, मिनका।
हाय मेनका। अभी तक नाराज हो? नहीं नहीं, मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे एक नया रास्ता दिखा दिया, एक शरीफ लड़की को पेशावर बना दिया। हाँ मिस्टर रमेश। ओह नो मेनका, द मेन थिंग इज दिस, मैं रात के 2000 लेती हूँ। अच्छा कौड़ियों के भाव बेच रही हो अपने आप को। अच्छा। इस खूबसूरत जिस्म के हर रात 10,000 भी कम है। सच? कौन देगा? मैं दूंगा। कहाँ? मेरे फ्लैट में। ना बाबा ना, वहाँ तो सभी होंगे। कोई नहीं होगा, कुछ फ्लैट हम जैसे लोग ऐसे ही काम के लिए रख छोड़ते हैं। और वो तुम्हारे पार्टनर्स? वादा रहा, इस सौदे में बेईमानी नहीं होगी। प्रॉमिस? जेंटलमैन्स प्रॉमिस। तो फिर चलो। चलो आओ। यह है मेरा एक छोटा सा फ्लैट। बहुत खूबसूरत है आपका फ्लैट। नहीं कोई खास तो नहीं। हाँ, द मेन थिंग इज दिस, तुम्हारे आने से हो। अरे अरे जरा दम तो ले लीजिए। अब तो मैं आप ही की हो चुकी हूँ और आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी। Really? मगर मिस्टर रमेश, आप एक बिजनेसमैन हैं। हर बिजनेस का एक उसूल होता है। हमारे बिजनेस में तमाम पैसे पेश की अदा होते हैं। Oh, why not? Sure. ये लो मेनका, जब तुमने आखिरी सांस तक साथ देने का वादा किया है तो फिर 10,000 ही क्यों? ये सब कुछ तुम्हारा है। थैंक्स। सब कुछ है
कमीने उठ। औरत को खिलौना समझने वाले जलील भेड़िए, औरत का ये रूप भी मरने से पहले देख ले। नहीं मेनका, नहीं नहीं। देख, इन्हीं हाथों से तूने मुझे नंगा किया था। नहीं मेनका। मेरी तरह न जाने कितनी बदनसीब लड़कियों को तुमने कुत्तों की तरह नोचा खसोटा होगा। मेनका, उनकी अस्मत को बर्बाद किया होगा। तुम जैसे लोग देश के माथे के कलंक हैं। लड़कियों की इज्जत लूटने में थ्रिल मिलता था ना? हाँ, मजा आता था। मिस्टर विजय, आप मकतूल रमेश के फ्लैट पर किस लिए गए थे? जी मैं ब्लू डायमंड एंटरप्राइजेस का लीगल एडवाइजर हूं, जिसके मकतूल रमेश पार्टनर थे। दरअसल उस दिन एक क्लेम के सिलसिले में हमारा अपॉइंटमेंट पहले से ही फिक्स था। आई सी, लेकिन उस फर्म के तो और भी पार्टनर्स हैं, फिर ये अपॉइंटमेंट मकतूल रमेश के साथ ही क्यों थी? जी उन सब पार्टनर्स में से मिस्टर रमेश ही कानूनी मैटर्स को डील किया करते थे, और फिर किसी भी कानूनी पॉइंट पर मुझे उनसे ही मशवरा मिलता था। थैंक यू मिस्टर विजय। ये अपना फ्लैट है दीदी? हाँ निशी, ये अपना फ्लैट है। जब पूरा फ्लैट देखो। पर बेटी। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, बेटी नहीं। बेटे की गलती गलती नहीं कहलाती। मगर समझो, मैंने किस्मत को काबू में कर लिया है। तू मेरे लिए देवी का वरदान है बेटी। दीदी, कितना खूबसूरत फ्लैट है। थैंक यू। आई एम सॉरी। मेनका, परसों के बाद मिली हो, क्या हम एक कप चाय साथ नहीं पी सकते? प्लीज कम। क्या अजीब इत्तेफाक है, आज हम फिर एक दूसरे के सामने हैं। कुछ दिन हुए तुम्हें एक बिल्डिंग से निकलते देखा था। मैंने बढ़कर आवाज भी दी, तुम्हारे पीछे दौड़ा भी, मगर तुम रुकी नहीं। बिल्डिंग से निकलते देखा था? कब? कहाँ? लालबाग में। तुम्हें धोखा हुआ होगा। हो सकता है, ऐसा पहले भी कई मर्तबा हुआ है। शायद ये मेरा भ्रम रहा होगा। मेनका, तुमसे एक बात पूछूं? तुम उस दिन
मुझसे मिले बगैर घर से क्यों चली आई थी? ना कुछ कहा ना सुना। इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार मुझसे कुछ पूछा तो होता। मैं शांति के रास्ते की दीवार नहीं बनना चाहती थी विजय। इनका तुमने जल्दबाजी की। अगर हम दोनों मिलकर सोचते तो कोई रास्ता निकाल सकते थे। हम जरूर कोई रास्ता निकाल लेते। शांति खुश है ना? शांति अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? हाँ, मगर उसकी आत्मा जरूर खुश होगी, क्योंकि बलिदान में वो भी तुमसे पीछे नहीं रही। विजय, तुम्हारे इस तरह उठकर चले आने के बाद ही वो किसी गहरी सोच में डूब गई थी। जल्द ही सारी बात उसकी समझ में आ गई और उसने हम दोनों की खातिर जान दे दी। शांति ने जहर खा लिया था मेनका। मरते समय उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें ही उसकी भाभी बनाऊं। अगर तकदीर को यह मंजूर नहीं था, मैं उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी ना कर सका। मेनका, एक बात बताओ, तुम और शांति तो अपने अपने आदर्शों की बुलंदियों पर पहुंच गई, लेकिन मुझे क्यों गहरी खाई में धकेल दिया? अरे, मैं भी कितना अजीब हूं। अपना ही दुखड़ा ले बैठा। तुमसे पूछना ही भूल गया कि तुम कैसी हो। मेनका, तुम खुश हो ना? मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मेनका, प्यार का
वो लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ गार्डन में था? दीदी वो... झूठ मत बोलना निशी। एक झूठ 1000 झूठ को जन्म देता है, और झूठ वो बोलते हैं जो सच से डरते हैं। कौन था वह? सतीश। ये तो उसका नाम हुआ, मैं उसके बारे में कुछ और जानना चाहती हूँ। दीदी वो एक अच्छे घराने का लड़का है, अभी अमेरिका से केमिकल इंजीनियरिंग करके लौटा है और यहाँ पर दवाओं की फैक्ट्री खोलना चाहता है। तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो? मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूं निशी। मोहब्बत हर इंसान का पैदाइशी हक है, मगर तुम्हारे उससे इस तरह मिलने जुलने को मैं क्या समझूं? वो मुझसे शादी करना चाहता है दीदी। तुम अपनी घर की हो जाओ, सुखी जीवन गुजारो। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी मेरे लिए? तुम कल ही उसे मेरे पास ले आओ। दीदी तुमने और निशी ने तो मिलकर फैसला कर लिया, मगर तुम्हारे चाचा चाची? मैं उनसे जल्दी बात करने वाला हूँ। अगर वो इस रिश्ते के लिए राजी ना हुए तो? कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा माँ जी। नई तालीम ने मुझ में इतना आत्मविश्वास पैदा कर दिया है कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला कर सकता हूँ। मैं एक पति और सास ससुर का बहुत भयानक रूप देख चुकी हूँ सतीश। खैर ये तो बताओ, क्या तुम्हारी कोई बहन भी है? बदकिस्मती है मेरी। मैं स्वर्गीय माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। बुरा मत मानना बेटा, एक बात पूछूं? क्या कुछ दहेज की भी उम्मीद रखते हो? नहीं माँ जी, दहेज को तो मैं कैसी बुराई समझता हूँ जो खत्म न की गई तो देश के हर एक आंगन में एक चिता जलेगी, और इस चिता से उठने वाली लपटें रिश्तों की पवित्रता को जलाकर राख कर देंगी माँ, जिसके बिना हम जी भी नहीं सकते। और इस बुराई के आगे अगर हम नौजवान सर झुका देंगे तो फिर कौन खत्म करेगा इसे? मैं आपको वचन देता हूँ दीदी, मेरे और निशी के बीच मैं इस लानत को नहीं आने दूंगा। मेरे चाचा जिद करें तब भी नहीं। माँ, निशी की शादी हम बड़ी धूमधाम से करेंगे, इतनी धूमधाम से कि सारी दुनिया देखेगी। तुम किसी दिन सतीश के यहाँ हुआ ना, और सारी बातें तय कर लेना। अच्छा? हेलो, मेनका स्पीकिंग। यस मेनका, मुबारक हो, यू आर अपॉइंटेड और आज तुम्हारा पहला शो है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कोई नहीं मेरी
मेरे आदमियों को न जाने अक्ल कब आएगी। इस तरह तो फूल जैसे नाजुक जिस्म पर रस्सियों के निशान पड़ गए होंगे। सॉरी डार्लिंग, वैसे मैं अपने शौक के हाथों मजबूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगा जरूर। नहीं से, मैं तुम्हारे शौक के हाथों नहीं बिकूंगी, मुझे जाने दो। सुना है तेरी माँ अंधी है, ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत होगी, अपने आप को कैश कर ले। नहीं, मैं अपनी इज्जत को चकनाचूर करके अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन कभी नहीं कराऊंगी। पागल मत बन लड़की, आप मेरी बाहों में आ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, अरमान छोड़, तू इस तरह नहीं मानेगी। कौन? मेनका तुम तो होटल में नाच रही थी। वो ढोंग भी मैंने तेरे लिए ही रचाया था, मगर मुझे क्या पता था आज भी तूने एक मजबूर लड़की को कमरे में बांध कर रखा है। मगर आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुझे तेरे दोस्त रमेश के पास पहुंचाने आई हूँ। नहीं, तुम चली जाओ, ये मेरा शिकार है। मैं तुझे माला माल कर दूंगा मेनका। दौलत का नशा अब भी तेरे सर पर सवार है। हाँ, तूने तो न जाने कितनी लड़कियों को तबाह किया होगा,
लेकिन आज मैं तेरी नापाक जिंदगी खत्म। बदला तो है जीने का चलन आपके खातिर, बदला तो है जीने का चलन आपके खातिर, बदला तो है जीने का चलन आपके खातिर, हाजिर है ये चांदी का बदन आपकी खातिर, बदला तो है
क्या बात है, जवाब तो पहले भी नहीं था तुम्हारा, मगर इस रूप में तो तुम्हें देखकर मैं चौंक ही पड़ा था। चौंक पड़े थे सरकार, और वो भी अपने ही दिए हुए रूप से? कुछ कुछ समझ तो रहा हूं। ये पैरों में बंधे हुए घुंघरू, होठों पे अजीब सी मुस्कुराहट, गजल में सर से कफन बांध कर आने का इरादा। खैर, ये तो बताओ इतने दिन रही कहाँ? हम जैसी लुटी हुई औरतों को सरे बाजार नंगा होने से बचाने वाली तवायफ के उस कोठे पर, जिसे तुम जैसे समाज के बहरूपियों ने आबाद किया। मगर वहाँ मर्द की वासना का शिकार होने या न होने में औरत की मर्जी को भी दखल होता है। समझो, मैं भी वही आबाद। सर से कफन बांध कर तू जिस कब्रिस्तान में आई है, उसके गोरकन का नाम सुनील है, जो एक ही कब्र में तुझ जैसी न जाने कितनी मेनकाओं को दफन कर चुका है। रमेश और जमुना दास के खून का हिसाब तेरे जिस्म के रोए रोए को देना पड़ेगा। मौत के जिस खिलौने पर तू मेरा नाम लिखकर लाई थी, अब मैंने उस पर तेरा नाम लिख दिया है। मैंने मौत के इस खिलौने पर तेरा नाम नहीं, तेरी तकदीर लिखी है, जो कभी नहीं बदलती कमीने। तू क्या लिखेगी सुनील की तकदीर को? सुनील अपनी तकदीर खुद लिखता है। जिंदगी को मौत के मुंह में खींच लाई है बेवकूफ। कमजोर और बेसहारा जानकर उसकी पवित्रता को दागदार बनाने वाले शैतान, ममता और बलिदान की देवी को अपनी वासना का शिकार बनाने वाले भेड़िए, देख नहीं मैं नहीं। अपना अंजाम भारत की नारी मिट्टी का कोई बेजान पुतला नहीं। मेनका, इतनी रात गए? अरे आओ आओ, अंदर आओ, आओ ना, आओ बैठो। आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। यही विश्वास मुझे तुम्हारे पास ले आया है। कहो ना, बात क्या है? अपने आप से बिछड़े हुए तो मुझे एक युग बीत गया। लगता है कि अब मेरी जिंदगी भी किसी न किसी मोड़ पर मेरा साथ छोड़ देगी। इनका प्लीज साफ साफ कहो ना। बहुत बार सोचा कि तुम्हें वो सब कुछ बता दूं जो तुम जानना चाहते हो, पर मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहती थी। हालात ने मौका दिया तो कुछ नहीं छुपाऊंगी तुमसे विजय। अगर मुझे कुछ हो जाए तो निशी और माँ का ख्याल रखना। निशी का रिश्ता पक्का हो चुका है और लगन की तारीख भी। मुझे निशी के रूप में आज मेरी अपनी शांति मिल गई। विजय। हाँ मेनका, मैं वादा करता हूं कि माँ को कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दूंगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। मेनका, हेलो विद्याचरण जी। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ रखिए।
थैंक यू विद्याचरण जी। शायद आप मेरे तीसरे पार्टनर मिस्टर सुनील के कत्ल की खबर लाए। जी नहीं, जाहिर है उसकी खबर तो आपको मिल ही चुकी होगी। जी हाँ, खबर तो मिल चुकी है। कहिए, कातिल का पता चला कुछ? जी नहीं, वैसे तफ्तीश से बात साफ जाहिर होती है कि उन तीनों का कत्ल किसी एक ही लड़की ने किया है। जरूर उस लड़की की उन तीनों से कोई ना कोई दुश्मनी रही होगी। इसीलिए तो हाजिर हुआ हूँ कि आप किसी ऐसी लड़की का नाम बता सकें जिससे आप सब लोगों की दुश्मनी रही हो। हम बिजनेस में पार्टनर जरूर थे ताऊ, मगर किसी लड़की की दुश्मनी में नहीं। आप अपने जहन पर जोर डालकर देखिए, शायद किसी लड़की की परछाई आपके सामने आ जाए। सॉरी इंस्पेक्टर, मेरी जिंदगी के किसी भी गोशे में कोई लड़की नजर नहीं आती। सोच लीजिए, आपकी खामोशी आपकी मौत का सबब भी बन सकती है। मैंने अपने और मौत के बीच एक बहुत बड़ी खाई खोद रखी है इंस्पेक्टर, जिसे वो कातिल लड़की तो क्या कोई भी नहीं फलांग सकता। इसी भ्रम में आपके 3 साथियों की जान चली गई और हम नहीं चाहते कि आप भी अपनी जान से हाथ धो बैठें। हम तो आपकी हिफाजत करना चाहते हैं। अपने हिफाजत के लिए पुलिस की मदद वो लिया करते हैं इंस्पेक्टर जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। एक बार मैं आपसे फिर कहता हूं कि माय गॉड, आपने तो बड़े खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं। अगर इनके कोई हत्थे चढ़ जाए ये तो उसके चिथड़े उड़ा देंगे। जी हाँ। बेटी, बारात आ गई है, निशी को लेकर जल्दी आ। अभी लाई माँ। चलो भाई, बारात आ गई है, चलो भाई, चलो। जी भर कर देख तो लेने दे। दीदी, इसी दिन के लिए तो मैं जी रही थी पगली। अब मुझे कोई चिंता नहीं। सतीश अच्छा लड़का है। ताज्जुब है, आप उस लड़की को नहीं पहचानती? नहीं इंस्पेक्टर, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, उस लड़की को देखेंगी तो पहचान लेंगी? जी हाँ, पहचान लूंगी। चलिए मेरे साथ। चलिए। आइए। जल्दी कर बेटी, लोग इंतजार कर रहे हैं। लगन का समय बीता जा रहा है। निशी को लेकर जल्दी आ। अब भी लाई माँ। सतीश, ये दुल्हन के साथ लड़की कौन है? ताऊ जी, निशी की बड़ी बहन मेनका। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। किसी चीज की कमी रह गई है शायद। आइए मेरे साथ बात कर लेते हैं। नहीं, जो कहना है यही कहो। आपस की बातें अकेले में ही ठीक रहती हैं। जाओ ना, जो भी खटकता है साफ साफ बात कर लो ना। आइए। ये दरवाजा क्यों बंद कर रही हो तुम? इसलिए कि तुम्हारी इज्जत का भांडा ना फूटे। मतलब? ठीक लगन के वक्त शादी से इनकार करके तुम एक और बार मेरा अपमान करना चाहते हो, मगर इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जबरदस्ती है जी? जबरदस्ती है कोई? सुनो, मैं एक बेआबरू औरत की बहन से अपने भतीजे का रिश्ता नहीं कर सकता। बेआबरू? मुझे बेआबरू किया किसने? तुमने। मेरी इज्जत लूटी किसने? तुमने। और आज तुम मेरी बहन को स्वीकार करने से इनकार करते हो। जिस मजबूर की इज्जत लूट ली जाए उसके लिए समाज में कोई जगह नहीं, और जो इज्जत लूटे वो समाज के ठेकेदार बने फिरे। वाह नेताजी, वाह नेताजी, कभी गौर से
पंडित जी, शुभ काम आरंभ कीजिए। कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो जिघ्ननाशो और सब ठीक है विद्याचरण जी? हाँ, सब ठीक ही है। सामने जो औरतें बैठी हैं उनमें देखकर पहचानिए वो लड़की कौन है। ये है वो लड़की। वो लड़की? आइए मेरे साथ। यही है वो डायन जो तेरे तीनों साथियों को खा गई और अब तेरा नंबर है। आजा, आजा। रुक क्यों गई? मुझे मारने आई है ना? मैं जानता हूं मेरे तीनों साथियों का खून तूने ही किया है, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मुझे मारने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे तुझे। कुत्तों का सहारा तो कुत्ते ही लिया करते हैं कुत्ते। आज दुनिया की कोई भी ताकत तुझे नहीं बचा सकती। टाइगर गो! अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो उठा इस रिवॉल्वर को। कमीने, तू कितना लाचार मजबूर है, कितना बुज़दिल है, इसलिए कि तू पापी है और पाप इंसान को कायर बना देता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह मेरे सीने में जो लावा उबल रहा था, जो आग दहक रही थी, मैंने उस आग को उनके खून से बुझा डाला और अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। अगर मैं उन चारों को खत्म न करती मिलॉर्ड, तो शायद जिंदगी भर सूली पर लटकती रहती। किसी का जब कत्ल हो जाता है मिलॉर्ड, तो वो उसी पल मर जाता है, मगर जिस लड़की की इज्जत लूट ली जाती है, वो पल पल मरती रहती है, क्योंकि आज का ये समाज किसी रेप की हुई लड़की के साथ हमदर्दी नहीं करता, बल्कि कदम कदम पर उसकी राहों में कांटे बिछा देता है, उसे जीने नहीं देता। ऐसे समाज में जीने से बेहतर है मिलॉर्ड, मुझे सूली पे लटका दिया जाए। नहीं मिलॉर्ड, नहीं। अगर मेनका को सजा दी गई
तो कानून पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जरा सोचिए मिलॉर्ड, मेनका की जिंदगी के पिछले पन्ने पलट कर देखिए कि वो किन किन कांटों भरी राहों से गुजरकर आज अदालत के इस कटहरे तक पहुंची है। इसके जीवन की सारी खुशियां, सारा सुख, यहां तक कि इसका प्यार भी समाज का घिनौना रिवाज दहेज निकल गया। और जब दहेज के जलते हुए शोलों से ये बचकर निकली, समाज के दूसरे घिनौने बलात्कारियों ने इसकी इज्जत लूटकर इसके सीने में लावा भर दिया। और वो दहकता हुआ लावा इंतकाम की आग बनकर उन चारों की मौत का सबब बना। मिलॉर्ड, मैं अदालत से जानना चाहूंगा कि उन चारों का कत्ल क्या कोई जुर्म था, क्या कोई गुनाह था? नहीं मिलॉर्ड, जरा सोचिए मिलॉर्ड, मां काली ने क्या किया था? मां दुर्गा और भवानी के इस धरती पर आने का मकसद क्या था? वे भी तो पापियों और राक्षसों का नाश करने इस धरती पर आई थी। और आज लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। तो फिर मेनका को सजा क्यों? मेनका ने भी तो पापियों को मारा है। और अगर मेनका उन चारों को खत्म ना करती तो वे ना जाने कितनी मेनकाओं को अपनी हवस का शिकार बनाती। मेनका ने उन चारों को खत्म करके इस समाज पर ही नहीं बल्कि कानून के साथ भी इंसाफ किया है। उन चारों को खत्म करना तो कानून का फर्ज था। कानून जो सदियों से अपने गवाह और सबूत की खोखली बुनियादों पर खड़ा अपनी आंखों पर पट्टी बांधी तमाशा देख रहा है। मिलॉर्ड, मेनका ने इस अंधेरे समाज में एक चिराग जलाया है, लाखों नारियों को एक नई रोशनी दी है, दिशा दी है। मेनका ने एक परंपरा को तोड़ा है और ये साबित कर दिया है मिलॉर्ड कि आज की नारी कमजोर नहीं है। इसलिए मैं चिल्ला चिल्लाकर कहूंगा कि मेनका ने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। मेनका निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है।